अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है जी। जी, प्रोविडेंट फंड में भी है। ग्रेचुटी स्कीम में नहीं है। ग्रेचुटी स्कीम जो है, चाहे वो अप्रूव्ड है चाहे वो अनअप्रूव्ड है, चाहे वहाँ पे इफेक्टिव अरेंजमेंट इन प्लेस है चाहे नहीं है, ग्रेचुटी स्कीम में जो एक्सपेंस है वो पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। वो कंट्रीब्यूशन पे नहीं मिलेगा। अलबत्ता जो ग्रेचुटी फंड है उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि अगर वो अप्रूव्ड है या इफेक्टिव अरेंजमेंट इन प्लेस है तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, वरना पेमेंट मिलेगी। क्लोसिस का क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4? चैप्टर नंबर कौन सा है जी? चैप्टर नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 4 बताया गया आपने। अच्छा, इसमें मसला क्या आ रहा है? देखिए, इसके लिए ना ये नोट पढ़ लें। अगर आप ग्रुप रिलीफ का जो एक टॉपिक है ना, उसमें ये मैंने एक नीचे नोट डाला हुआ है, ये वाला। अगर सब्सिडरी कंपनी भी है और आप ग्रुप रिलीफ का ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं तो सब्सिडरी देखें, हमने ये लॉ पढ़ा था कि जो सब्सिडरी होती है ना, वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एडजस्ट सरेंडर नहीं कर सकती। ब्रॉड फॉरवर्ड जो लॉसेस हैं, वो चाहे डेप्रिसिएशन है चाहे अदर देन डेप्रिसिएशन है, वो लैप्स हो जाएंगे। सिर्फ फॉर द ईयर का जो लॉस है वो सरेंडर होता है। अब अगर आप डेप्रिसिएशन को पहले, फॉर द ईयर की डेप्रिसिएशन को पहले एडजस्ट करोगे और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आखिर पे करोगे ना, जस्ट सब्सिडरी के केस में, तो जो लॉस बचेगा ना वो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की वजह से बचेगा। वो फिर आप सरेंडर नहीं कर सकोगे होल्डिंग को। ठीक है। इसलिए ग्रुप रिलीफ के केस में आपने ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना है। पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एडजस्ट करने हैं सब्सिडरी से, ताकि बाकी जो बच जाए ना वो फॉर द ईयर का लॉस बचे। और फिर डेप्रिसिएशन को लास्ट में करना है, तो उसकी वजह से आखिर पे जो लॉस बचेगा ना वो फॉर द ईयर का बचेगा। वो फॉर द ईयर का जो लॉस होगा ना, फिर वो आप होल्डिंग को सरेंडर कर सकोगे। ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ ग्रुप रिलीफ के क्वेश्चन में सब्सिडरी में फॉलो करना है, इवन होल्डिंग में भी नहीं करना फॉलो। और अदर देन दिस, आपने जो नॉर्मल सीक्वेंस फॉलो करना है वो वही है। पहले आपने ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को एडजस्ट करना है, सेकंड नंबर पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर को, और लास्ट पे अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सब्जेक्ट टू 50%। हाँ, होल्डिंग में भी उसने उसी चूंकि फॉर्मेट पे किया हुआ है तो उसी फॉर्मेट को फॉलो कर लिया होगा, लेकिन होल्डिंग में आपने नहीं करना, सिर्फ सब्सिडरी में करना। सेल्स टैक्स का क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा जी, बताओ। ये सहरिश, सॉरी, शेर शाह टेक्सटाइल, हाँ जी, इसमें क्या क्वेश्चन है? जी, इसमें इशू क्या है जी? देखें ना, जो आपके इस पे एफडी जो है ना, वो सेल्स टैक्स मोड में नहीं लगती। फ्रेट चार्जेस के ऊपर ना एफडी लगती है, लेकिन वो सेल्स टैक्स मोड में नहीं लगती। अब जब वो सेल्स टैक्स मोड में नहीं लगती तो आप उसका इनपुट यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते।
तीन ऐसी चीजें हैं ना जिसपे आपका एफईडी जो है वो सेल्स टैक्स मोड में नहीं है, उसमें ये फ्रेड भी आता है। ये देखिए ना, उसने लिखा भी हुआ है इसमें। नहीं, दोनों चीजें तो नहीं लगनी ना, या तो एफईडी लगनी है या सेल्स टैक्स लगना है। आप उसने, अगर आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे जाएं तो उसने आपसे इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट एंड एफईडी पूछा हुआ है। आपने ये अज्यूम कर लिया कि इस पे एफईडी लग रही है, तो आप फिर इसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। दोनों में से एक चीज ही लगती है ना। आप ये अज्यूम कर लें कि इसके ऊपर सेल्स टैक्स लग रहा है, ये भी आप अज्यूम कर सकते हैं। इस पे एफईडी नहीं लगती, इस पे सेल्स टैक्स लग रहा है, तो फिर ये फ्रेट चार्जेस पे हुए हैं जी कराची में। तो थर्ड कराची में, सॉरी, 15% रेट है। फिर आपको 15% इनपुट मिल जाएगा। फिर आप क्लेम कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। यानी दोनों नहीं लगते, एक ही चार्ज लगता है। अच्छा ठीक है, वो हाँ बिल्कुल, तीन सर्विसेज हैं। नहीं, अब आप इसके ऊपर अगली चीज़ ये है कि आप एयर फ्रेट चार्जेस जो हैं वो एसआरबी में अगर सेकंड स्केड्यूल में होंगे तो फिर दोनों चीज़ें लगेंगी ना। तो एसआरबी के सेकंड स्केड्यूल में जाके देखें कि वहाँ पे एयर फ्रेट चार्जेस आ रहे हैं। अगर तो आ रहे हैं तो फिर आपकी बात ठीक है कि फिर दोनों चीज़ें लगेंगी, एफईडी भी लगेगी। एफईडी चूंकि सेल्स टैक्स मोड में नहीं है तो उसका इनपुट नहीं मिलेगा। सेल्स टैक्स भी लगेगा, सेल्स टैक्स अगर वहाँ पे है और उस पर 15% रेट है तो फिर आप इसका इनपुट क्लेम कर लें। मैंने सोल्यूशन में ये अज्यूम किया हुआ है कि वहाँ पे नहीं है एसआरबी में ना इसके ऊपर। लेकिन अगर वहाँ पे है, आप वहाँ पे सेकंड स्केड्यूल में जाएं और वहाँ पे देखें कि कोई इतना मसला नहीं है। ये एग्जामिनर जो है वो इतनी डिटेल में टेस्ट नहीं करता, वो बस कॉमन प्रोविजंस टेस्ट करता है। तो आप कोई भी एक पढ़ लें, पंजाब पढ़ लें, तो आपका पर्पस सब हो जाएगा। पंजाब में जाके देख लें, नॉर्मली जो सर्विसेज एसआरबी में टैक्सेबल है वही पंजाब में टैक्सेबल है। तो पंजाब में देख लें, वहाँ पे है एयर फ्रेट। कराची से पेशावर हुई है ये शिपमेंट ना। तो कराची का रूल तो यही है कि जो भी सर्विस कराची से ओरिजिनेट होगी, रिगार्डलेस ऑफ द टर्मिनेशन, वो आपने उसके ऊपर कराची में टैक्स पे करना है। और पेशावर में भी यही रूल है कि भाई जो सर्विसेज हमारे प्रोविंस में टर्मिनेट हुई हैं, रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिनेशन, उस पर आपने हमें टैक्स पे करना है। तो ये दोनों जगह पे लगेगा, हाँ जी। अच्छा जी, अब लॉसेस का कोई और कोई क्वेश्चन कर रहा था, जरा बताएं वो क्या था क्वेश्चन। पेज नंबर 307। जी, इसमें क्या है? ये तो मैंने पढ़ा दिया था ना आपको पिछले वीक में। सेक्शन 97, अगर आपकी कोई भी कंपनी होली ओन्ड है, मीनिंग देयर बाय कि वो 100% आपकी शेयर होल्डिंग है उस कंपनी में, तो आप उसको कोई भी अपना एक एसेट भी सेल करोगे, कोई गेन या लॉस नहीं आएगा। तो आप ग्रुप टैक्सेशन में भी 100% की का क्राइटेरिया है। तो अब अगर आपने ग्रुप टैक्सेशन का ऑप्शन ऑप्ट किया हुआ है, तो ये वाली प्रोविजन भी फिर आपने गौर से पेपर में अप्लाई करनी है कि एक कंपनी ने दूसरे को अगर अपना एसेट बेच दिया है, गेन या लॉस टैक्सेबल नहीं होगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नॉर्मली मैं पढ़ाता नहीं होता जी, उसमें जो दो बेसिक सी चीजें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आसान सा है ना। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, फाइनल लेवल पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, छुट्टी और सैलरी वगैरह इस तरह की जो चीजें हैं ना वो नहीं आती जनरली। आएंगे भी तो दो चार नंबर की बस मैक्सिमम, तो उससे रिलेटेड
वो क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रिपेयर अलाउंस मिलेगा, कलेक्शन चार्जेस हैं, वो उस तरह की जो बच्चों वाली चीजें हैं ना, वो नहीं आ पाती फाइनल। ठीक है जी, अब हम आज एक हमने क्वेश्चन करना है, लेकिन उससे पहले दो तीन सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें रह गई हैं मेरे ख्याल में पढ़ने वाली। हाँ, चैप्टर 10 और 11 ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे, वो तो इंपॉर्टेंट है ना दोनों। अच्छा, इस चैप्टर में दो तीन चीजें रह गई हैं जी इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली, जरा उस पर जरा 10-15 मिनट पहले लगा लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। और ये आखिरी है जी इसके अंदर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अंडर द नॉर्मल टैक्स रजीम। ठीक है, फाइनल रजीम में तो आपको पता है कि जो आपका टैक्स डिडक्ट होता है वही फुल एंड फाइनल होता है। ठीक है, और कौन कौन सी इनकम फाइनल रजीम में जाती है या कौन कौन सी इनकम सेपरेट ब्लॉक में जाती है, हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो सारी अब आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी इनकम किस रेट के ऊपर फाइनल रजीम में जा रही है या सेपरेट ब्लॉक में जा रही है। ठीक है, नॉर्मल रजीम में जब आपकी इनकम जाती है या मिनिमम रजीम में जाती है, मिनिमम रजीम में भी एनटीआर में तो कैलकुलेशन करनी होती है ना। ओके, मिनिमम रजीम का मतलब यही है कि जो टैक्स आपका ऑलरेडी डिडक्टेड है वो मिनिमम है, एंड यू हैव टू कंपेयर दैट ऑलरेडी डिडक्टेड टैक्स विद योर एनटीआर लाइबिलिटी। अब एनटीआर में जब आपने लाइबिलिटी कंप्यूट करनी है तो अब जरा मोटी मोटी चीजें तो हमने पढ़ ली थी, अब जरा इसकी निटी ग्रिटीज पे जाते हैं कि इसमें करना क्या है। सबसे पहली बात है, आपने टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 29% करना है। ये आपके पास ए कंपोनेंट आ गया एक। इसमें से याद रखिएगा आपने माइनस करना है जी, अब सीक्वेंस जरा गौर से समझ लीजिएगा लाइबिलिटीज का, और इसी को आपने पेपर में फॉलो करना है, लेस टैक्स क्रेडिट्स। एक बात याद रखिएगा, जितने भी टैक्स क्रेडिट्स हैं, कौन कौन से क्रेडिट्स हैं जी। सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है सीक्वेंस में, फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता है। अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है और उसके ऊपर बाहर टैक्स कट गया, कौन से वाली फॉरेन इनकम, एनटीआर वाली। सबसे पहले आपने फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेना है जी। सेकंड नंबर पे आपने लोकल क्रेडिट्स लेने हैं। ठीक है, लोकल क्रेडिट्स में दो चार ही लगे हुए हैं। डोनेशन के ऊपर क्रेडिट मिलता है, अगर आपने कोई पीओएस इंस्टॉल कर लिया है उस पर क्रेडिट मिलता है। और एक जो है वो आपका ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वाला है, वो भी हमने पढ़ना है, वो पढ़ लेते हैं। ये दो तीन क्रेडिट्स हैं जो कंपनी को मिलते हैं। ये जितने भी क्रेडिट्स, बाद दफा पेपर में वो एक आधा क्रेडिट पूछ लेता है, ठीक है, न्यूमेरिकल में या सिनेरियो बेस्ड में। ये आपने 29% वाली से माइनस कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। अगर आप तीनों लाइबिलिटीज में से हायर की फिगर लेके उसमें से टैक्स क्रेडिट्स माइनस करेंगे तो सोल्यूशन आपका गलत आएगा। उसकी रीजन ये है कि जो टैक्स क्रेडिट्स होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 29% वाली लाइबिलिटी से मिलते हैं। जो आपका मिनिमम टैक्स है 1.25% वाला, या एसीटी है अकाउंटिंग प्रॉफिट का 17%, लॉ में इन दोनों सेक्शंस में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी किस्म का भी टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। बल्कि मिनिमम टैक्स और एसीटी कैलकुलेट ही इस वजह से होता है कि आपके टैक्स क्रेडिट्स की वजह से या लॉसेस की वजह से या ब्रॉड फॉरवर्ड एडजस्टमेंट्स की वजह से आपकी एनटीआर की जो लाइबिलिटी है 29% वाली, वो कम आ रही है। ठीक है, इसलिए टैक्सेबल इनकम, बल्कि फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ ये क्रॉस की बजाय। लेट्स सपोज जी टैक्सेबल इनकम थी आपकी 100 मिलियन। ठीक है, यहाँ से आपने क्रेडिट्स लेस किए, लेट्स सपोज ये क्रेडिट लेस हुआ जी 25 मिलियन का, और डोनेशन वगैरह पे आपका क्रेडिट था 10 मिलियन का। ठीक है, तो अब आपके पास एनटीआर की जो लाइबिलिटी 29% वाली बची वो ये आई। ठीक है, फिर इसको आपने कंपेयर करना है आपकी टर्नओवर का 1.25%। लेट्स सपोज जी ये आता है आपका 80 मिलियन, और अकाउंटिंग प्रॉफिट का 17% जो कि एसीडी है। आसान खत्म हो जाएगा।
जी आवाज़ आ रही है जी। अच्छा, ये तीन चीज़ें मैंने अज्यूम कर ली जी कि आपका जो 29% वाला टैक्स है वो 65 मिलियन आया। आपका टर्नओवर टैक्स आया 80 मिलियन। और आपका ACT आया 100 मिलियन। ठीक है। A, B और C विच एवर इज हायर वो आपकी लाइबिलिटी होगी, तो यहाँ पे आपकी जो लाइबिलिटी होगी वो अकाउंटिंग प्रॉफिट का 17% यानी ACT आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखें जो नॉर्मल जो लाइबिलिटी है ना वो तो ये 29% वाली ही है ना। असल में जो टैक्स में जो लाइबिलिटी सही तरीके से जो कैलकुलेट होती है वो NTR वाली है, यानी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेबल रेट। ये तो जो बाकी की रजीम्स हैं, FTR, सेपरेट ब्लॉक, मिनिमम वगैरह, इस तरह की जितनी भी रजीम्स हैं, ये तो FBR ने एक तरीका कार निकाला हुआ है कि टू इंश्योर के सर्टन टैक्सेस की कलेक्शन जो है वो हर सूरत में आ जाए, चाहे एक बंदे को लॉस ही क्यों ना आ रहा है। तो FBR भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है कि भाई हाँ, असल में तो तुम्हारी लाइबिलिटी 29 वाली ही थी। जो बाकी का मैंने तुमसे ले लिया है ना वो मैंने फॉर द टाइम बीइंग लिया है, ताकि मुझे टैक्स की सर्टन कलेक्शन आ जाए, लेकिन जो तुमने टैक्स देना था वो तो ये 65 मिलियन ही देना था। तो बाकी का जो डिफरेंशियल है ना उसका वो आपको टैक्स क्रेडिट अलाउ करता है। ठीक है। टैक्स क्रेडिट कैसे अलाउ करता है? वो कहता है जी जो मिनिमम टैक्स यानी टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय 1.2 उसका और 29% का फर्क है वो है जी 15। ये तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अप टू 2 ईयर्स, अप टू 3 ईयर्स, सॉरी, 3 ईयर्स। कैरी फॉरवर्ड का मतलब कि भाई तुम्हारी लाइबिलिटी 65 मिलियन थी, लेकिन टर्नओवर चूंकि ज्यादा आ गया तो तुम्हें 80 मिलियन देना पड़ा, अज्यूमिंग कि एसिटी नहीं था। तो ये जो 15 मिलियन है ये तुम्हें अगले सालों में तुम्हारी लाइबिलिटी से मैं एडजस्ट करने दूंगा। ठीक है। अच्छा, और अगर एसिटी ज्यादा आ गया तो ACT और मिनिमम टैक्स का जो फर्क है ना वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है जी, और वो 10 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, अप टू 10 ईयर्स। तो आपकी लाइबिलिटी इस साल में 100 मिलियन आपको पे करना पड़ा, एक्चुअल में लाइबिलिटी आपकी 65 थी। बाकी का जो 35 मिलियन है वो आपको टैक्स क्रेडिट के तौर पे वो फ्यूचर में देगा। ठीक है। अच्छा, आप फ्यूचर में जाके, लेट्स सपोज ये था ईयर 1, ईयर 2 में आप गए। अच्छा सॉरी, ईयर 2 पे जाने से पहले एक चीज और समझ लें कि अगर मैं ये इस तरह से करता ना कि मेरी टैक्सेबल इनकम थी 100 मिलियन। ठीक है। ये टर्नओवर था मेरा 80 मिलियन, और अकाउंटिंग प्रॉफिट का 17 था मेरा 100 मिलियन। ठीक है। A, B और C विच एवर इज हाई, तो मेरी लाइबिलिटी आ जानी थी 100। और इसमें से अगर मैं माइनस करता ना लेस टैक्स क्रेडिट्स, टैक्स क्रेडिट्स थे मेरे 35 मिलियन के, तो देखिए मेरी लाइबिलिटी कितनी बन रही थी, 65 मिलियन। इस तरह से अगर मैं करता तो ये गलत हो जाना था आंसर। ज़्यादातर स्टूडेंट इसी तरह से करते हैं, वो तीनों में से हायर अमाउंट ले लेते हैं और फिर उसके अगेंस्ट जो क्रेडिट्स वगैरह कैलकुलेट किए होते हैं ना वो माइनस कर देते हैं। ऐसे करेंगे अगर आप तो आंसर गलत हो जाएगा। रीज़न मैंने आपको बड़ा क्लियरली बता दी है कि ना तो मिनिमम टैक्स से किसी किस्म का भी टैक्स क्रेडिट मिलता है अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द लॉ, एक दो चीज़ों जगह पे लिखा हुआ है, वरना बाकी किसी केस में नहीं मिलता। इसी तरह से ना ही ACT के अगेंस्ट किसी किस्म का भी टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो आपने इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करनी है पेपर में।
तो अब मैं आ जाता हूँ जी इधर ईयर टू के ऊपर। लेट्स सपोज जी ईयर टू आया और ईयर टू में पोजीशन कुछ इस तरह से बनी। टैक्सेबल इनकम का 29% था, 60 मिलियन। टर्नओवर का 1.25 था, 70 मिलियन। और अकाउंटिंग प्रॉफिट का 17% था, 80 मिलियन। तो अब आपने कितना पे करना है जी ईयर टू में? 80 मिलियन। क्या पिछले सालों में जो आपने एक्सेस पे किया हुआ था 35 मिलियन, उसका क्रेडिट मिलेगा? जी बताएं जी, कुछ सोच के बताएं। इसका आंसर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही दिया है। मिलेगा जी। क्या आंसर क्या दिया मैंने आपको कि टैक्स क्रेडिट हमेशा कहाँ से मिलता है? 29% वाली से मिलता है। तो ईयर टू में क्या आपकी 29% वाली लाइबिलिटी ज्यादा आई है? हाँ, तो ईयर टू में भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, बल्कि ईयर टू में भी आपका टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होगा। कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? कैलकुलेशन का तरीका कार समझ लें। अगर आप कैलकुलेशन के तरीके कार को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर भी आंसर गलत आना है कैरी फॉरवर्ड वाला। कैलकुलेशन का तरीका कार क्या है कि पहले हमेशा 29 को और मिनिमम टैक्स को कंपेयर करना है। ठीक है, एसीटी को नहीं लेके आना बीच में। पहले हमेशा 29 और मिनिमम टैक्स, उन दोनों का जो फर्क है वो ऑन अकाउंट ऑफ मिनिमम टैक्स है जो कैरी फॉरवर्ड होना है। वो कितना आ रहा है जी? 10। ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड होना है 3 इयर्स के लिए। और एसीटी और मिनिमम टैक्स का जो फर्क है वो सेकंड नंबर पे आपने कंपेयर करना है, वो भी 10 रुपीज का आ रहा है यहाँ पे। ये कैरी फॉरवर्ड होना है 10 इयर्स के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। अक्सर जो न्यूमेरिकल आता है ना उसमें वो आपसे ये कैलकुलेशन भी मांगता है कि जो अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होनी है ना वो भी कैलकुलेट करो। ठीक है, तो वो इस तरह से आपने कैलकुलेट करनी है। अब आ जाता हूँ जी मैं ईयर थ्री की तरफ। और ये जो अमाउंट आपकी कैरी फॉरवर्ड हो रही होगी, यहाँ पे पहले साल में 35 मिलियन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और दूसरे साल में 20 मिलियन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अगरचे ये अकाउंटिंग का टॉपिक है लेकिन बहरहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये अकाउंटिंग में इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे बताएं। एसिड बन जाएगा आपका, वो क्यों जी? इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्यों बनेगा एसिड? हाँ जी, फ्यूचर में आपको इसके ऊपर टैक्स का बेनिफिट मिल जाना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आ गया जी ईयर थ्री के अंदर। ईयर थ्री में मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है जी। टैक्सेबल इनकम है 150 मिलियन। टर्नओवर का 1.25% मेरा 100 मिलियन आ रहा है और अकाउंटिंग प्रॉफिट मेरा 80 मिलियन आ रहा है। अब मुझे क्रेडिट मिलेगा जी? अब मुझे मिलेगा क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले कौन सा क्रेडिट मैं एडजस्ट करूंगा? मिनिमम टैक्स वाला, क्योंकि वो सिर्फ 3 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होना था। तो एक तो ये 15 मैंने एडजस्ट कर लिया, दूसरा मैंने ये आपका 10 एडजस्ट कर लिया। ठीक है जी, ये 25 मैंने एडजस्ट कर लिया यहाँ से। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड एसीटी में एडजस्ट करूंगा। आप ये बताएं जी ये कितना एडजस्ट होगा? 20 ये है और 10 ये है। क्या मैं 30 कर सकता हूँ जी एडजस्ट? अगर मैं 30 एडजस्ट कर लूँ तो मेरी एनटीआर में जो लाइबिलिटी बनेगी वो 95 बनेगी। जबकि मिनिमम टैक्स आ रहा है मेरा 100, तो मुझे तो 100 ही पे करना पड़ेगा। तो फिर क्या ये जो 5 रुपीज़ का मैंने क्रेडिट एडिशनल एडजस्ट किया है इसका कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, वो मेरा एक किस्म का लैप्स ही कर गया ना। इसलिए मुझे यहाँ पे 30 की बजाय कितनी फिगर लिखनी है जी?
25 की, ठीक है। ये, ताकि मुझे 100 पे करना पड़े, और बाकी का जो 5 मिलियन होगा वो क्या हो जाएगा जी? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। 5 मिलियन कैरीड फॉरवर्ड अप टू 9 ईयर्स। समझ आ गई है जी बात की सारी? कौन सा पॉइंट दोबारा बता दूं जी? लेकिन ना, अगर आप यहाँ पे 30 मिलियन लिख देते ना, तो आपकी एनटीआर की लाइबिलिटी बननी थी 95 मिलियन। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब जब 95 मिलियन बननी थी, तो मिनिमम टैक्स आपका 100 मिलियन है, तो आपको देना तो 100 मिलियन ही पड़ना था ना। ए बी और सी, विच एवर इज हायर का कॉन्सेप्ट है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको बी देना पड़ना था। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 5 रुपीज़ का आपने एडिशनल टैक्स क्रेडिट लिया है, वो उसके एडजस्ट करने का कोई फायदा नहीं होना था। कि देना तो आपको जब 100 रुपये ही है, तो फिर वो 5 जो आपका क्रेडिट है, वो आप क्यों उसको लैप्स करवा रहे हो या उसको एडजस्ट कर रहे हो? उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले सालों में काम आएगा। ठीक है, इसलिए इस 30 को आपने 25 करना है, ठीक है। ताकि आपको 100, आपकी एनटीआर की लाइबिलिटी 100 आए, और बाकी का जो 5 है वो अगले सालों में जब आपकी 29 वाली लाइबिलिटी ज़्यादा आएगी, तो वहां से एडजस्ट हो जाएगा। समझ आ गई जी अब बात की? या अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है? अब मैं ज़रा बात करता हूँ जी मिनिमम टैक्स की। और मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन में जो स्टूडेंट बड़ी कॉमन कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, या टर्नओवर की फिगर में एडजस्टमेंट्स कैसे कैसे करनी है, ये सबसे पहले तो जब आपने टर्नओवर की फिगर कैलकुलेट करनी है मिनिमम टैक्स पर्पस के लिए, ठीक है, टर्नओवर पे ही 1.25% लगाना है ना। टर्नओवर का मतलब सेल्स, योर सेल्स। तो अब टर्नओवर की फिगर में लोग क्या करते हैं जी, आप ज़रा खुद सोच के बताएं कि मिनिमम टैक्स सिर्फ और सिर्फ एनटीआर की लाइबिलिटी पे कैलकुलेट होता है ये। तो जब एनटीआर की लाइबिलिटी पे कैलकुलेट होता है, तो जो आपकी सेल्स फाइनल रजीम में जा रही हैं या सेपरेट ब्लॉक वगैरह में जा रही हैं, क्या उसके ऊपर लगेगा मिनिमम टैक्स? साल के तौर पे आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं, ये रॉयल्टी वगैरह जो उसने डाली हुई है टर्नओवर में, तो अब उसके ऊपर तो लगना ही नहीं है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो एफटीआर की जो सेल्स होती है ना, उस पर भी लगा देते हैं। तो एफटीआर पे तो लगना ही नहीं है टर्नओवर टैक्स। तो टर्नओवर की कैलकुलेशन में एडजस्टमेंट्स क्या क्या करनी है जी? पहली एडजस्टमेंट, एफटीआर सेल्स टू बी एक्सक्लूडेड। अब एक दूसरी बात कर लेते हैं जी, और ये क्वेश्चन 2-3 दफा फाइनल लेवल पे आ चुका है, हर दफा स्टूडेंट गलत करते हैं, वो है जी डिस्काउंट की। उसने लॉ में बड़ा क्लियरली 113 सेक्शन में लिखा हुआ है जी कि जो कैश डिस्काउंट होता है और स्पेशल डिस्काउंट या अनयूजुअल डिस्काउंट, ये आपने सेल की फिगर में से माइनस नहीं करना। ठीक है, सिर्फ जो ट्रेड डिस्काउंट है, शोन ऑन द इनवाइस है जो, वो आप टर्नओवर की फिगर से माइनस कर सकते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट अगर आपने दिया हुआ है, यानी अर्ली पेमेंट डिस्काउंट भी जिसे कहते हैं, या अनयूजुअल या स्पेशल डिस्काउंट दिया हुआ है, अनयूजुअल या स्पेशल डिस्काउंट ऑब्वियसली मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम बड़ी डिटेल में सेल्स टैक्स में पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल इंडस्ट्री नॉर्म है 10% का, आप 50% दे रहे हो, तो वो अनयूजुअल है, ठीक है। वो जो होगा वो भी आपने टर्नओवर की फिगर कैलकुलेट करते हुए ऐड बैक कर देना है, वो अलाउ नहीं है। फिर उसके ऊपर 1.25% लगाना है। अच्छा, अब हम अगर बात कर लें कि ये जो स्पेशल डिस्काउंट है या अनयूजुअल डिस्काउंट है, क्या ये इनकम टैक्स में एक्सपेंस के तौर पे अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब इसमें आप जरा कुछ सोच के बताएं जी सब लोग। ये देखें ना, जब आप डिस्काउंट देते हैं, आपने एक प्रोडक्ट सेल की 100 रुपये की, आपने उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया 50 रुपये का, तो डिस्काउंट को क्या एंट्री क्या करते हैं जी डिस्काउंट की? डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट किसको करते हैं जी? ये लास्ट पे इलिशबा आप बताएं, क्या एंट्री होती है डिस्काउंट की? डेटर को क्रेडिट कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि डिस्काउंट जो है वो रेवेन्यू डेबिट, रिसीव, हाँ रेवेन्यू डेबिट, ठीक है बात आपकी कि वो जो डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट अलाउड है, उसको आप रेवेन्यू सेल्स में से माइनस कर देते हैं, यानी या प्रॉपर अगर उसकी एंट्री हो तो डिस्क्लोजर पर्पज के लिए सेल्स में से माइनस होता है ना, लेकिन डिस्काउंट अलाउड बेसिकली डेबिट होता है ना, यानी एक्सपेंस होता है आपका, अकाउंटिंग पार्ट है, ठीक है, वो एक्सपेंस की
बुकिंग इस तरह से होती है कि आप उसको एडमन सेलिंग में बुक करने की बजाय आप उसको सेल्स की फिगर से माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये बात है। यानी इसका मतलब एक्चुअली आपको बताने समझाने का पर्पस ये था कि जो डिस्काउंट अलाउड होता है ना, चाहे वो नॉर्मल हो यानी यूजुअल डिस्काउंट हो, चाहे अनयूजुअल डिस्काउंट हो, चाहे कैश डिस्काउंट हो, वो आपकी सेल्स की फिगर में से जब माइनस होता है तो उसका मतलब है कि वो आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे स्पेशल डिस्काउंट और अनयूजुअल डिस्काउंट की मैं अगर बात करूं तो खुद सोच के बताएं जी, ये आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। देखिए ना, टैक्स की अगर मैं बात कर लूँ, इनकम टैक्स की, तो डिडक्शंस नॉट अलाउड, कौन कौन सा एक्सपेंस है जो आपको अलाउ नहीं होना, उसकी मैंने आपको सारी डिटेल सेक्शन 21 में पढ़ा दी है जी। वहां पे कहीं ऐसी कोई बात लिखी हुई मिली है कि वो माइनस नहीं होना? लेकिन सेल्स टैक्स में तो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था कि जब आपने सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है तो जो भी अनयूजुअल डिस्काउंट होगा या जो कैश डिस्काउंट होगा वो माइनस नहीं करना। इनकम टैक्स में एक्सपेंस कौन सा इनएडमिसिबल है वो लॉ में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। उसके अलावा कोई भी अगर आपका एक्सपेंस है, अगर वो बिजनेस पर्पस का है तो आपके लिए अलाउबल है। तो वहां पे लिस्ट में कहीं पे भी, ये मैंने बल्कि एक लिस्ट की समरी भी बनाई हुई है जिसकी तरह पिक्चर ले लें सभी लोग, क्योंकि यही 29 30 31 के करीब एक्सपेंसेस हैं जो पेपर में घुमा फिरा के वो पूछ रहा है, ठीक है। इसी में से ही दो चार पांच आने हैं पेपर में, इसको अच्छी तरह से कीजिएगा जी। ओपन क्यों नहीं हो रही? ये है जी, ये टोटल ना 29 एक्सपेंसेस हैं। इनकी जरा पिक्चर ले लें और इन पे कोशिश करें कि इन सबकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ठीक है। सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। जूम करूँ? चलिए इस तरह से कर लेते हैं। ये 15 ये हैं जी पहले, और उसके बाद वाले जो 15 हैं जी वो 16 ऑनवर्ड्स वो ये। ये इसके बाद भी हैं 26 से ऑनवर्ड्स जी, 27 28 और 29 भी, ठीक है। 27 अभी पढ़ाना है मैंने आपको, पढ़ा लो, उसका ले लें पिक्चर ले। ठीक है जी। तो अब मैं डिस्काउंट की बात कर रहा था, वहां पे जब मैं सेक्शन 21 में जाता हूँ तो वहां पे ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि अनयूजुअल डिस्काउंट जो है वो इनएडमिसिबल एक्सपेंस होगा। आई कैब में ये पॉइंट दो दफ़ा टेस्ट हो चुका है जी। पहली दफ़ा जब टेस्ट हुआ तो एग्जामिनर ने उसको अलाउबल एक्सपेंस लिया, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक था, क्योंकि लॉ में कहीं पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो इनएडमिसिबल एक्सपेंस नहीं होगा। हाँ, ये लॉ में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जब आपने टर्नओवर की फिगर कैलकुलेट करनी है आपने उसको ऐड बैक कर देना है, ठीक है। उसने टर्नओवर की कैलकुलेशन करते हुए उसको ऐड बैक कर दिया, यानी जब मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करना था उसको ऐड बैक कर दिया, लेकिन जब टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करनी थी 29% के लिए, उसमें उसको अलाउबल एक्सपेंस ही लिया, ठीक है। मैं इस अप्रोच से मेरा भी व्यू यही है कि ऐसा ही होना चाहिए था। रिसेंट अटेम्प्ट में ये जो एग्जामिनर हैं, ये हमें दो तीन अटेम्प्ट पहले भी क्वेश्चन आया है, उसमें एग्जामिनर ने इसको टर्नओवर की फिगर में भी ऐड बैक किया और इसको एक्सपेंस भी अलाउ किया हुआ है, एक्सपेंस भी इनएडमिसिबल किया हुआ है, यानी उसको ऐड बैक किया हुआ है। एग्जामिनर ऑब्वियसली चेंज हो गया होगा। ये जो अब अप्रोच है मैं इसे एग्री नहीं करता जी, मेरे ख्याल में ये गलत है। टर्नओवर में आप उसको ऐड बैक जरूर कर दें लेकिन एक्सपेंस जो है वो माइनस, माइनस कह रहा हूँ, इनएडमिसिबल नहीं करना चाहिए। बहरहाल हमें पेपर के पॉइंट व्यू से ऑब्वियसली एग्जामिनर जो अभी रिसेंट है वो हो सकता है वही दोबारा से एग्जामिनर हो, बल्कि होगा वही होगा दोबारा से, ठीक है। ये तो कंफर्म है। तो यानी जो पिछले दो तीन आपके चार पेपर बना रहा है वही एग्जामिनर है इस दफा भी। तो फिर हमने तो ऑब्वियसली वही अप्रोच फॉलो करनी है जो उसकी है, उससे मामले लड़के तो कुछ नहीं करना ना। तो जो उसकी अप्रोच है वो यही है जी कि डिस्काउंट जो है वो आपका इनएडमिसिबल है, स्पेशल डिस्काउंट और टर्नओवर की फिगर में भी आपने उसको ऐड बैक करना है। यही अप्रोच आपने फॉलो करनी है जी। मैंने आपको अपना व्यू भी बता दिया और जो एग्जामिनर कर रहा है वो भी बता दिया, उसी को आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो होगा डिस्काउंट अलाउड इसके आगे लिख लें, ऑल्सो
इनएडमिसिबल एक्सपेंस। ठीक है, ये आपके पिछले पेपर में भी उसने एफडी के क्वेश्चन में, मुझे समझ नहीं लगती इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स की हुई है, 6-7 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें 5 मिस्टेक्स हैं सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, बल्कि मैंने उसको आई कैप को हाईलाइट भी किया था, आई कैप ने कहा था कि हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अब पता नहीं चेंज किया है या नहीं किया। भी जाकर देख लेते हैं। क्यों जी, किया चेंज सोल्यूशन या नहीं किया? नहीं किया चेंज, अभी तक तो नहीं किया। ठीक है, बड़ा उन्होंने मुझे सोल्यूशन इसका चेंज करके भेजा था, वो मेरे पास है, मैं आपसे शेयर कर लूंगा। ठीक है, तो बताने का पर्पज ये है कि आपने डिस्काउंट को जो है वो इनएडमिसिबल लेना। अब आगे चलते हैं जी, एक तीसरी चीज, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, ये भी कई दफा पेपर में आ चुकी है और फ्यूचर में भी किसी भी अटेम्प्ट में आ सकती है। वो है जी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी। सॉरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, टर्न ओवर फ्रॉम शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एओपी की टैक्सेशन की तरफ जाना पड़ेगा जी, जो हमारा नेक्स्ट वीक में टॉपिक है, लेकिन उसमें जो थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन है जो आज मेडिकल करने के लिए जरूरी है, वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं जी। वो है जी कि एक पार्टनरशिप फर्म है। आप सबको पता है कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और वो अपनी टैक्सेशन अलहदा से कैलकुलेशन करती है उसकी, उसके ऊपर जब एओपी टैक्स दे देती है, उसके बाद लॉ ये कहता है कि एओपी में 3 लोग मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, एओपी में कोई इंडिविजुअल मेंबर हो सकता है, एओपी में कोई पार्टनरशिप मेंबर अगरचे लीगली नहीं हो सकती, लॉ में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम इसको कवर कर लेते हैं। और एओपी में, एक बार इन दोनों को इधर लिखता हूँ मैं, और एओपी में कोई कंपनी मेंबर हो सकती है। ये 3 चीजें ही हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, एओपी में अगर कोई इंडिविजुअल मेंबर है तो लॉ में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी इज एग्जम्प्ट इन हैंड्स ऑफ, इज एग्जम्प्ट। इंडिविजुअल के हैंड में एओपी का जो प्रॉफिट है वो टैक्सेबल नहीं है। हाउएवर, क्या करना होता है जी, आपने जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो आपने क्या करना है जी, एओपी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, रेट पर्पस के लिए अगर इंडिविजुअल की कोई और टैक्सेबल इनकम है उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, ये बात आपने बेसिक से जो कैफ लेवल है वहां पे भी पढ़ी होगी जी। ठीक है, अच्छा, एओपी में अगर कोई एओपी मेंबर है, कभी ऐसा देखा जी आपने कि एक पार्टनरशिप फर्म है और उसमें एक पार्टनरशिप फर्म ही मेंबर हो? बताएं जी, नहीं देखा ना। हाँ, और टैक्स में भी इस तरह की सिचुएशन के ऊपर कोई सेक्शन नहीं है। इसका मतलब है टैक्स वाला भी यही एज्यूम कर रहा है कि एक एओपी में मेंबर नहीं हो सकती, आपका जो लॉ है। हाँ, अलबत्ता आई कैब में ये एक दफा सवाल आ गया था। ठीक है, कि एक पार्टनरशिप फर्म ही एक पार्टनरशिप फर्म में मेंबर है, तो अब आई कैब को तो कोई नहीं रोक सकता ना, एग्जामिनर की समझ ले बदमाशी है, जो वो कहेगा वो करना है। तो अब फ्यूचर में भी आ सकता है जी, एओपी अगर किसी एओपी में मेंबर है, लॉ में कोई सेक्शन नहीं है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एग्जाम्प्ट ही होगा। क्या रेट पर्पस के लिए आप ऐड करेंगे? नो ट्रीटमेंट जी। यानी एओपी अगर किसी एओपी में मेंबर है, तो जो मेन एओपी है उसने अगर टैक्स दे दिया है, उसके बाद जो दूसरे वाली एओपी है उसको वहां से जो प्रॉफिट मिलेगा उस पे एओपी ने टैक्स नहीं देना, और रेट पर्पस के लिए भी ऐड नहीं करना। ठीक है जी, क्योंकि लॉ में कोई सेक्शन नहीं है जो इस चीज को हैंडल कर रहा हो। जब कोई सेक्शन नहीं है तो जो टैक्स पेयर के लिए फेवरेबल ट्रीटमेंट है वो आपको फॉलो करना होता है। अब हम असल टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जी, कि और जो जिसका ज्यादातर चांसेस है आपको फाइनल लेवल पे आने के, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐड करना है जी आपने, आफ्टर टैक्स नहीं, बिफोर टैक्स। ठीक है, इसके ऊपर भी डिस्प्यूट है काफी, लेकिन बहरहाल लाइक ऐप भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, और एफबीआर भी इसके ऊपर यही क्लैरिफिकेशन देता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने रेट पर्पस के लिए ऐड करना है, तो बिफोर टैक्स को करना है, आफ्टर टैक्स को नहीं करना। अच्छा,
अब हम असल टॉपिक की तरफ आ रहे हैं जी, कि और जिसका ज्यादातर चांसेस है फाइनल लेवल पे आने के, कि एक एओपी है जी, उसमें कंपनी मेंबर है। अब अगर कंपनी किसी एओपी में मेंबर है ना, तो लॉ क्या कहता है जी, लॉ कहता है जी एओपी उसके ऊपर टैक्स नहीं देगी, एओपी विल नॉट पे एनी टैक्स ऑन कंपनी शेयर। अच्छा, तो क्या होगा जी, लॉ कहता है जी जो कंपनी का शेयर होगा ना इन एओपी प्रॉफिट विल बी टैक्सेबल इन कंपनीज हैंड। कंपनी के हाथ में टैक्स होगा वो प्रॉफिट जो होगा। यानी मिसाल के तौर पे एओपी की अगर इनकम है ना 100 मिलियन, और उस 100 मिलियन में 50 मिलियन कंपनी का शेयर है, 25 मिलियन इंडिविजुअल का शेयर है, और 25 मिलियन एओपी का शेयर है, ऐसे कर लेते हैं। तो ये जो एओपी की इनकम होगी ना, वो 100 मिलियन नहीं होगी बल्कि 50 मिलियन रह जाएगी। ठीक है, बाकी का जो 50 मिलियन है उसके ऊपर कंपनी खुद से टैक्स देगी। ये है, ये इस तरह से। तो एओपी अपने 50 मिलियन पे टैक्स देगी, और जो 50 मिलियन कंपनी का शेयर है वो एओपी की टैक्सेबल इनकम से माइनस हो जाएगा, और कंपनी की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड हो जाएगा। कंपनी की मेन इनकम तो नहीं है ना, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, उसमें वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। और जब कंपनी की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड हो जाएगा तो कंपनी उसके ऊपर 29% टैक्स देगी। ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड हो सकता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। अच्छा, अब अगर एओपी का लॉस आ गया, प्रॉफिट नहीं है लॉस है, तो क्या लॉस भी कंपनी को एलोकेट हो जाएगा? आप जरा कुछ सोच के बताएं, अगर लॉस कंपनी को एलोकेट हो जाए, और अभी हमने पढ़ा कि वो जो लॉस होगा या वो जो प्रॉफिट होगा वो कंपनी की इनकम फ्रॉम बिजनेस में या अदर सोर्स में जाएगा। अगर एओपी का लॉस कंपनी को एलोकेट हो जाए तो कंपनी को फायदा होगा या नुकसान होगा जी? कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि कंपनी की जो बाकी के प्रॉफिट्स होंगे ना उससे वो लॉस एडजस्ट हो जाएगा ना। फॉर द ईयर का जो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस होता है या अदर सोर्स का लॉस होता है, वो बाकी हेड से एडजस्ट हो जाता है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। इसीलिए उसने कहा कि भाई लॉस एलोकेट नहीं करना, लॉस विल बी ट्रीटेड एज ऑफ एओपी, या ऐसे कर ले, लॉस विल एलोकेटेड टू कंपनी एंड एओपी विल ट्रीट दिस एज इट्स ओन लॉस। लॉस आएगा तो वो एओपी का ही कंसिडर होगा, हाँ अलबत्ता प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट जो है वो आपने कंपनी को एलोकेट कर देना। अच्छा, अब जब प्रॉफिट की तरह मैं वापस आ जाता हूँ कि एओपी का प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आपने कंपनी को एलोकेट कर दिया, और कंपनी ने अपनी टैक्सेबल इनकम में प्रॉफिट को ऐड करके उस पर 29% टैक्स देना है। अब जब कंपनी अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने जाएगी, अकाउंटिंग प्रॉफिट में भी तो 17 देना है ना कंपनी ने, क्या उस अकाउंटिंग प्रॉफिट में शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी शामिल होगा या नहीं होगा? अकाउंटिंग पॉइंट व्यू से भी अदर इनकम में ऐड होता है ना शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में भी ऐड हुआ हुआ होगा, उस पर भी आप 17 लगा दोगे। यानी टैक्सेबल इनकम में भी आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी ऐड कर लिया, अकाउंटिंग प्रॉफिट में वो ऑलरेडी एडेड है, या अगर नहीं है आपने ऐड कर लिया। अब जब तीसरी कैलकुलेशन की तरफ जाओगे, टर्नओवर की तरफ, यानी सेल्स की तरफ, तो टर्नओवर की कैलकुलेशन में जो एओपी की सेल्स हैं वो ऐड होंगी या नहीं होंगी जी? खुद सारा सोच के बताएं, लॉजिकली ऐड होनी चाहिए ना। वैसे तो ऐड नहीं होंगी, जो अकाउंटिंग पॉइंट व्यू से आपकी सेल्स की फिगर होगी उसमें तो वो ऐड नहीं होंगी। लेकिन जब आपने लाइबिलिटी की कैलकुलेशन करनी है तो आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में भी वो शेयर ऐड कर लिया और उस पर 17 लगाया, आपने टैक्सेबल इनकम में भी वो ऐड कर लिया शेयर ऑफ प्रॉफिट और उस पर 29 लगाया। तो आप जब आप टर्नओवर कैलकुलेशन करने जा रहे हो तो उसमें भी जो एओपी की टर्नओवर में आपका शेयर है वो ऐड होना चाहिए ना, क्योंकि एओपी का तो वो प्रॉफिट ही कंसिडर नहीं हो रहा। जब वो एओपी का प्रॉफिट ही कंसिडर नहीं हो रहा तो उस प्रॉफिट के बैकएंड पे जो सेल्स हैं, उस सेल्स में से भी तो जो कंपनी का शेयर होगा वो माइनस हो जाएगा ना। समझ आ गई जी बात की? तो वो सेल्स कहाँ पे आएंगी? वो इधर आएंगी जी टर्नओवर में। ये बात समझ आ गई है जी? इसका मैंने एक न्यूमेरिकल भी बनाया हुआ है खुद से। लॉस तो एलोकेट ही नहीं ना होना, लॉस में तो बात ही खत्म हो गई। अगर लॉस है तो वो आपके लिए अलाउबल एक्सपेंस नहीं है, वो आपने एड बैक कर देना। ठीक है जी, प्रॉफिट में ये काम करना है।
ये है जी चैप्टर नंबर 10, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट करते हैं, कल से बल्कि इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इसे। इसमें ये पॉइंट है जी। अ, ये क्वेश्चन है जी। तो कहता है जी, सना लिमिटेड is engaged in the business of manufac- manufacturing of chemicals. During the year 2025, it earned accounting and taxable income of 2 million and 3 million, respectively, business, from this business. Gross turnover was 100 million. XL was incorporated in 25 with a paid up capital of 25 million. इस तरह की जब इंफॉर्मेशन एग्जामिनर आपको पेपर में देना कि उसका पेड अप कैपिटल इतना था, टर्नओवर इतनी थी, तो फौरन आपके जहन में क्या आना चाहिए जी कि ये स्मॉल कंपनी तो नहीं है, या ये एसएमई तो नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा। एसएल ऑल्सो होल्ड्स 35% शेयर इन एओपी, नेमली ओमेगा एसोसिएट्स। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एओपी ड्यूरिंग द ईयर 2025। टैक्सेबल इनकम, टर्नओवर एओपी की इतनी थी जी, और एडवांस टैक्स उसका 1.5 मिलियन का था। नो इम्पैक्ट ऑफ द अबव हैज बीन टेकन while कैलकुलेटिंग अबव इनकम्स ऑफ एसएल। एसएल ने जब अपनी टैक्सेबल इनकम कंप्यूट की है ना, ये वाली 2 मिलियन या 3 मिलियन की, उसमें एओपी वाला कोई भी इम्पैक्ट नहीं लिया हुआ, ना अकाउंटिंग प्रॉफिट में लिया हुआ है, ना ही टैक्सेबल इनकम में लिया हुआ है, और ना ही ऑब्वियसली टर्नओवर में लिया हुआ है। रिक्वायर्ड में वो कहता है जी, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड लायबिलिटी ऑफ एसएल फॉर द टैक्स ईयर 2025। तो सबसे पहले तो एओपी की, सना लिमिटेड कंपनी जो है, इसकी टैक्सेबल इनकम है 3 मिलियन। इस 3 मिलियन में जो एओपी की टैक्सेबल इनकम में इसका शेयर है वो निकालें जी, 2857143 मल्टीप्लाइड में करें जरा 35%, कितना आया? 1 मिलियन आ गया। ठीक है, तो आपकी जो रिवाइज्ड टैक्सेबल इनकम आई वो है 4 मिलियन। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से जो आपका अकाउंटिंग का प्रॉफिट है वो 2 मिलियन का था। 2 मिलियन में भी आपने 1 मिलियन अदर इनकम में शामिल करना था ना। नॉर्मली तो जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हैं तो अदर इनकम में शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे उसने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि वो शामिल नहीं है, तो वो भी आपने ऐड कर लेना है, तो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट भी 3 मिलियन हो गया। अब हम जरा लाइबिलिटी की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। 3 मिलियन के ऊपर ये स्मॉल कंपनी है क्योंकि इसका पेड अप कैपिटल जो है वो 50 मिलियन से कम है, और बनी भी 2025 में है, यानी इसका रिजर्व्स भी कोई नहीं है, तो 50 मिलियन से कम है इसका पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स। और एसएमई में भी ये आ सकती थी, ये मैन्युफैक्चरर है, लेकिन आप उसमें फिर अज्यूम कर लें कि भाई वो एसएमई की रिक्वायरमेंट है ना कि वो रजिस्टर्ड हो एफबीआर के पोर्टल पे, या स्मीडा के साथ एज एसएमई के तौर पे वो रजिस्टर्ड हो, तो उसको उसमें भी आप लेके इसको जा सकते थे। मैंने इसमें स्मॉल कंपनी लिया हुआ है जी। तो ये स्मॉल कंपनी है, इसकी टैक्सेबल इनकम है 3 मिलियन। 3 मिलियन के ऊपर आपने 20% रेट लगा दिया, तो आपकी लाइबिलिटी 4 मिलियन, सॉरी, आपकी लाइबिलिटी आ गई 8 लाख। अकाउंटिंग प्रॉफिट आपका 3 मिलियन है, उस पर आपने 17 लगा दिया तो 5 लाख 10 आ गया। अब जब आपने तीसरी कैलकुलेशन करनी है ना, तो तीसरी कैलकुलेशन में इसकी टर्नओवर है 100 मिलियन, और एज पर सेक्शन 113 इस टर्नओवर में जो एओपी की टर्नओवर में कंपनी का शेयर है वो ऐड ऑन है। एओपी की टर्नओवर है जी 40 मिलियन। 40 मिलियन का जरा लें 35%, कितना आता है? कितना आया जी? 14 मिलियन। 14 मिलियन प्लस 100 मिलियन, तो 114 मिलियन आपकी टर्नओवर है जी। उस पे 1.25% ले लें, तो ये आपके पास 1425000 आना चाहिए। देखें यही आ रहा है। ए बी और सी विच एवर इज हायर, तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो 14 लाख 25 आ गई। ठीक है। अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं जिसके अंदर एक बात और, कि एओपी ने एडवांस टैक्स पे किया था, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, 15 लाख रुपए का, ये लास्ट पे। अब जरा खुद सोचें, जब आपने एओपी की टर्नओवर कंपनी को एलोकेट कर दी,
एओपी का अकाउंटिंग प्रॉफिट कंपनी को एलोकेट कर दिया, एओपी की टैक्सेबल इनकम कंपनी को एलोकेट कर दी, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि सब कुछ आपने कंपनी का ही कंसिडर करना है, एओपी का कंसिडर नहीं करना। तो एओपी के नाम पे जो एडवांस टैक्स जमा हुआ होगा, एडवांस टैक्स जमा होता रहता है ना, आप खुद से क्वार्टरली एडवांस टैक्स पे करते हैं, या कस्टमर आपका काटते हैं, या इंपोर्ट पे कटता है, या एंड सो ऑन सारा, उसमें भी फिर कंपनी का हिस्सा नहीं होना चाहिए? उसमें भी तो होना चाहिए ना। हाँ, यही बात उसने लॉ में लिखी हुई है कि जो एडवांस टैक्स एओपी के नाम पे कटा होगा, उसमें भी कंपनी का पोर्शन आपने कंपनी को एलोकेट कर देना है, यानी कंपनी को उसका क्रेडिट मिलेगा। तो अब 15 लाख रुपया जो है वो एडवांस टैक्स कटा हुआ है एओपी के नाम पे, कंपनी का शेयर है जी 35%, मल्टीप्लाई कर दें 15 लाख को 35, तो 5,25,000 का एडवांस टैक्स कंपनी क्लेम करेगी। ये देखें, ये उसने क्लेम किया हुआ है। ये, तो आपके पास जो बैलेंस पेबल आया वो 9 लाख रुपया आया। ठीक है जी। और आखिरी बात, आपका टर्नओवर टैक्स जो है वो आ रहा था 14,25,000, टैक्सेबल इनकम थी 8 लाख, और एसीटी था 510। इधर लिखता हूँ मैं ये, यानी ये टैक्सेबल इनकम आपकी आई 8 लाख, टर्नओवर टैक्स आया 14,25,000, और एसीटी आया 510। आप फार्मूला वही जहन में रखिएगा जी, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो आप कैरी फॉरवर्ड की फिगर भी गलत कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला क्या है, पहले हमेशा 29% और 1.25 को कंपेयर करना है, एसीटी को समझ लेना कि वो है ही नहीं था, तब आपकी कैरी फॉरवर्ड की फिगर सही निकलनी है, वरना तीनों को कंपेयर करने बैठ जाओगे तो फिगरें गलत आ जाएंगी। तो 29% है जी 8 लाख, 1.25 है 14,25,000, कितनी अमाउंट है जो कैरी फॉरवर्ड होगी? 14,25,-8, 6,25,000 कितनी देर के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा? 3 साल के लिए। एसीटी है जी 5,10,000, क्या ऑल अकाउंट ऑफ एसीटी कोई अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होगी? नहीं होगी, ठीक है। एसीटी अगर 14,25,000 से ज्यादा होता तो फिर 14,25,000 और एसीटी, वो जो अमाउंट थी वो 10 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होनी थी जी। बात समझ आ गई है जी? आगे चलें। अब मैं आज के क्वेश्चन की तरफ आता हूँ जी। क्या चीज़ समझ नहीं आई जी? हेलो। जी सॉरी जी, आवाज़ आ रही है? मैं ये कह रहा था कि अगर यहाँ पे एसीटी, एसीटी कैरी फॉरवर्ड तभी होना है जब आपका एसीटी मिनिमम टैक्स से भी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि अगर आपका मिनिमम टैक्स 14,25,000 है तो ये तो आपने हर सूरत में देना ही देना था ना, चाहे एसीटी होता चाहे ना होता। तो एसीटी अगर आपका 20 लाख आता यहाँ पे, तो अब आपने 20 लाख रुपया देना था। अब आपका ये 20 लाख माइनस 14,25,000, ये कैरी फॉरवर्ड होना था 10 साल के लिए। लेकिन अब चूंकि आपका एसीटी है ही 510, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने 14,25,000 तो देना ही देना है ना मिनिमम टैक्स। इसका मतलब है जितना भी एक्सेस आ रहा है वो ऑन अकाउंट ऑफ मिनिमम की वजह से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं वापस आ जाता हूँ जी क्वेश्चन की तरफ। नहीं, एडवांस टैक्स तो आपकी तीनों लाइबिलिटी से एडजस्ट हो जाता है ना, जो टैक्स क्रेडिट्स होते हैं ना वो सिर्फ 29 से होते हैं जस्ट। टैक्स क्रेडिट्स में आपका फॉरेन क्रेडिट और ये डोनेशंस वगैरह और इस तरह के जो क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है, जो आपका एडवांस टैक्स होता है वो आपकी सारी लाइबिलिटी से एडजस्ट हो जाता है। हाँ, 6,25,000 जो है वो कैरी फॉरवर्ड होना है, और अगले सालों में वो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दी ना कि 29 से ही एडजस्ट होगा ईयर 3 के अंदर, ईयर 2 के अंदर। ये देखिए ना, ये इसीलिए तो इतनी डिटेल में ये कैलकुलेशन समझाई थी करके ये वाली। तो यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं जरा क्वेश्चन की तरफ आता हूँ जी, और चैप्टर नंबर 13,
अब हम ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रेक के दौरान आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा बड़ी डिटेल में, क्योंकि ब्रेक के बाद फिर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, मैं स्ट्रेट अवे इसको इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन आपने ये ब्रेक में क्वेश्चन पढ़ लेना है जी। इधर चला गया वो सवाल। ये क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर, ये सबसे मुश्किल है जी, क्वेश्चन नंबर 15 है। ये सबसे टेक्निकल क्वेश्चन है जो आईकैब में मेरे ख्याल में आया हुआ है। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे ना, वो सारे के सारे उसने कंबाइन करके एक ही सवाल में पूछे हुए हैं। ये मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो आईकैब में आया हुआ है। काफी पुराना क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में 4-5 साल पहले आया था। इसको हम करेंगे जी। इसको अगर आपको आगे ही समझ, तो फिर बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके लिए बड़ी आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा पढ़ लें जी, ये सोबर लिमिटेड के नाम से है। मीन वाइल मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक के बाद इसको करते हैं।
जी आवाज़ आ रही है। अच्छा, अब हम जरा स्टार्ट करते हैं। जी देखें, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अब आपने याद रखना है, तीन तरह के मेथड हैं जी जो यूज़ हो सकते हैं। तीनों में से कोई ना कोई एक मेथड जो है वो आपने उसके सोल्यूशन में लगाना है जी, डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा क्वेश्चन उसने पूछा है। पहला जो मेथड है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है जी इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? उसमें आपने अपना क्वेश्चन जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करना है। उसमें एडमिसिबल और इन एडमिसिबल जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कर देनी है। इन एडमिसिबल जो है वो एड बैक हो जाएंगे, एडमिसिबल जो है माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ठीक है। इसमें एक चीज़ आपने जो याद रखनी है कि ये मेथड कब अप्लाई होगा, कि जब आपकी सारी की सारी इनकम नॉर्मल रजीम में जा रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें जो स्टूडेंट अक्सर एक मिस्टेक कर रहे हैं ना, वो एफटीआर में जब आपकी इनकम जाती है ना और आपके पास ऑप्शन होता है ऑप्ट आउट का, उसको ना वो इग्नोर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अब आपकी एक ही इनकम है जो फाइनल रजीम में जा रही है, वो है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में आईटी और आईटी अनेबल्ड जो हैं वो 0.25 पे फाइनल रजीम में जा रही हैं, या 1% पे जा रही हैं, और अदर देन आईटी और आईटी अनेबल्ड वो 1% पे फाइनल रजीम में जा रही हैं। लेकिन वहाँ पे आपके पास ऑप्ट आउट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी आप खुद से ऑप्ट आउट करके एनटीआर में आ सकते हैं। या अगर आपने 154 ए की जो कंडीशंस हैं तीन चार, उनकी कंप्लायंस नहीं की, तब भी आपकी जो इनकम है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल रजीम में चली जाएगी। अब जब आपकी इनकम नॉर्मल रजीम में चली जाएगी तो तब भी आपने क्वेश्चन यही इनडायरेक्ट मेथड से करना है। ये देखें, ये क्वेश्चन आज से मतलब में दो तीन अटेम्प्ट पहले आया है, और पहली दफ़ा नहीं आया है ये, उससे पहले भी दो तीन दफ़ा इसी पैटर्न पे आ चुका है। वो क्वेश्चन था ये। टैक्स में असल जो मसला आता है ना, वो यही आता है कि क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करना है। अगर ये आपने डिटर्मन कर लिया न्यूमेरिकल में, तो आपका 60 70 80% न्यूमेरिकल ठीक हो जाता है। ठीक है, बेसिक बेसिक सी चीज़ें तो सब लोगों ने पढ़ी हुई है ना। लेकिन जो बंदा मेथड ही गलत फॉलो करे ना क्वेश्चन के अंदर, वो फिर फंस जाता है, वो सारा क्वेश्चन ही गलत करता है जी। ठीक है, इधर नहीं चाहिए, इधर होगा। हाँ, ये क्वेश्चन था जी हक हलाल लिमिटेड के नाम से, एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। इसमें उसने बताया कि सेल्स का ब्रेकअप ये है, 260 मिलियन की सेल्स हैं, मतलब 250 से ज़्यादा है तो आप एसएमई में नहीं जा सकते। ठीक है। इसमें उसने बताया जी कि 15 मिलियन जो है वो उसने आईटी और आईटी अनेबल सर्विसेज रेंडर की हैं तुर्की के अंदर। ठीक है। द इंटायर अमाउंट वाज रियलाइज्ड, और ऊपर उसने लिखा हुआ है कि वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से भी रजिस्टर्ड है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट को ये पता था कि ये फाइनल रजीम में जानी है ये वाली इनकम, तो इसका मतलब है दो तरह की इसकी इनकम्स हो गई। एक तो इनकम नॉर्मल रजीम में जा रही है, और एक इनकम जो है वो फाइनल रजीम में जा रही है। तो स्टूडेंट ने क्या किया कि इसके अंदर डायरेक्ट मेथड लगा दिया। हालांकि इसी क्वेश्चन के अंदर वहां पे आगे जाके उसने ये बात बताई हुई थी, ये आखिर पे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है जिसके ऊपर सारा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा था। ये HHL हैज नॉट सबमिटेड द विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फॉर द टैक्स ईयर 2025 विद एफपीआर। बाहिर तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं लग रही, कोई इसमें कोई न्यूमेरिकल फिगर भी नहीं दी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ये था। जब उसने स्टेटमेंट फाइल नहीं की विद होल्डिंग की, वो 154 ए में एक कंडीशन है ना स्टेटमेंट फाइल करना, जब नहीं की तो अब आपकी इनकम कहाँ पे जानी है जी? सारी की सारी नॉर्मल रजीम में जानी है। ठीक है। जब नॉर्मल रजीम में जानी है तो ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होना था? बिफोर टैक्स से स्टार्ट होना था, इनडायरेक्ट मेथड से। और इसमें आपने वो एडजस्टमेंटें कर देनी थी। ठीक है, छोटी मोटी जो भी एडजस्टमेंटें हैं वो आपने कर देनी थी, आपका क्वेश्चन 60 70% सॉल्व हो जाए। ये इतना ही रिक्वायर्ड है आपसे, 60 70% से ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है क्वेश्चन में। अगर कितने पॉइंट हैं जी इसके अंदर? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 पॉइंट हैं। 10 में से छः सात आपने ठीक कर दिए, मोर देन सफिशिएंट है। छः जो नहीं आते दो तीन इनको फारिग करें या उनको गलत मलत कर दें। क्वेश्चन को टैक्सेबल इनकम निकालें, कंप्लीट पूरा करना है। लायबिलिटी कैलकुलेट करें, स्टेप वाइज मार्किंग होती है ना पेपर में। लायबिलिटी कैलकुलेट करें, ऑलरेडी डिडक्टेड की फिगर लिखें, बैलेंस पेबल या रिफंडेबल निकालें। यहाँ तक सवाल आपने लाजमी सॉल्व करना है। दो तीन चार पॉइंट अगर आपके क्वेश्चन में गलत भी होते हैं 20 नंबर में, कोई मसला नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपसे। ठीक है।
इतना ना आपसे ये रिक्वायर्ड है ना आपसे होगा। आई कैप में ऑब्वियसली जिस लेवल पे क्वेश्चन आता है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% अटेम्प्ट कर ले। मैं अगर पेपर में जाके बैठूँ आई कैप के, इतने अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे से भी पूरा क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व पेपर में। ठीक है, तो ये जिनके इवन गोल्ड मेडल भी आते हैं, आप कभी उनसे भी बात करें तो गोल्ड मेडल ऐसा थोड़ी है कि उसके 100 में से 100 नंबर आ जाते हैं। उसके भी 100 में से 70-80 नंबर होते हैं जिसपे उसको गोल्ड मेडल मिल जाता है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन करने यानी सारा क्वेश्चन करना आपने सॉल्व पूरा है, लेकिन पॉइंट्स दो चार समझ नहीं आ रहे, तो उससे असल जो इशू है ना, स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, वो नहीं होना आपने। ठीक है, अगर तो ये पॉइंट साइलेंट होता फिर तो आपकी इनकम सीधी सीधी एनटीआर में जानी थी ना, ये एफटीआर में जानी थी। या आप अज्यूम कर लेते, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उसकी इनकम जो है वो उसने ऑप्ट आउट कर लिया है। ठीक है, इस तरह की एजम्पशन वैसे अनरियलिस्टिक सी जो है ना, वो लेने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन बड़ा क्लियरली बता रहा है कि वो पीएसईबी में रजिस्टर्ड है और आईटी अनेबल सर्विसेज दे रहा है और 154A की कंडीशंस की नॉन कंप्लायंस की कोई बात नहीं कर रहा, तो बाय डिफॉल्ट एफटीआर है। ठीक है, हमने एफटीआर में करना था सॉल्व, खुद से इस तरह की एजम्पशन नहीं लेनी। हाँ, जब तक आप सारा क्वेश्चन रीड आउट नहीं करेंगे, इसलिए तो मैंने आपको 15 मिनट में कहा है कि सवाल पढ़ें वो वाला। जब तक आप क्वेश्चन सारा नहीं पढ़ेंगे, आपको फॉर्मेट वो आपको यही फाइनल नहीं हो सकेगा कि कौन से मेथड पे करना है। असल चीज़ है ही मेथड को डिटरमिन करना, कौन से मेथड पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है जी, अच्छा अब मैं वापस इस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। ये क्वेश्चन आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, इसको पढ़ के मुझे बताएं जी, ये क्वेश्चन नंबर 15 था जो, ये किस मेथड पे सॉल्व होना है? इनडायरेक्ट पे। ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ इनकम इन्वॉल्व है, तो ये क्वेश्चन जो है वो इनडायरेक्ट मेथड पे सॉल्व होना है। और इसकी अगर आप रिक्वायरमेंट पे जाएं तो वो कहता है जी, सॉरी, डायरेक्ट मेथड पे सॉल्व होना है, इनडायरेक्ट पे नहीं होना, डायरेक्ट पे होता है। कि इसमें क्या कोई फाइनल रजीम वाली इनकम नहीं है या मिनिमम रजीम वाली इनकम नहीं है? है ना, मिनिमम रजीम वाली इनकम भी फाइनल भी होगी, तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट मेथड पे सॉल्व होगा। ठीक है, ये नीचे वो आपसे कहता है जी कि आप लाइबिलिटी कंप्यूट करो करेक्ट हेड ऑफ इनकम में, थाउजेंड्स में फिगर कैलकुलेट करो, सुपर टैक्स वगैरह, WWF, WPPF, मिनिमम टैक्स, ACT, ये इग्नोर कर दो। ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है, ये आपने बड़े गौर से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में जो नोट दिया होता है ना, न्यूमेरिकल में भी, और जो 25 नंबर का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, उसको भी बड़े गौर से पढ़ना है। अगर तो उसने लिखा हुआ है कि इग्नोर मिनिमम टैक्स एंड ACT, इसका मतलब है आपने सिर्फ 29% वाली लाइबिलिटी लेनी है। लेकिन अगर उसने नोट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब है आपने ACT भी कंप्यूट करना है, आपने मिनिमम टैक्स भी कंप्यूट करना है। ये हमेशा स्टूडेंट गलती करते हैं, जहाँ पे लिखा होता है कि इग्नोर, वहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं, जहाँ पे लिखा होता है, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं करते। तो इसके बड़े क्रूशल नंबर होते हैं, 4-5 नंबर जो आसान नंबर है ACT कैलकुलेट करने के या मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करने के। अब डायरेक्ट मेथड में भी आगे दो मेथड हैं जी, जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होना है। पहला मेथड मैं आपको आज करने लगा हूँ, दूसरा फिर बाद में बताऊंगा वो कब यूज होना है, वो कल इंशाल्लाह बताऊंगा। अब देखें जी, आपकी ग्रॉस, वो कहता है जी, सोबर लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी engaged in the business of import, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट। ये अगेन न्यूमेरिकल में बड़ी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, जो पहले 4-5 पैराग्राफ में दी होती है, कि यहाँ से आपको एक और चीज़ असेस करनी है जो अक्सर स्टूडेंट मिस कर देते हैं पेपर के अंदर, कि सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी है, क्या ये SME तो नहीं है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के केस में हमने पढ़ा हुआ है कि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर हो सकती है। नंबर सेकंड पे हमने पढ़ा है कि उसकी टर्नओवर जो है वो 250 मिलियन से कम होनी चाहिए। और फिर थर्ड पे हमने पढ़ा है कि SME के केस में अभी भी जो एक्सपोर्ट्स है ना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, वो FTR में है। वरना तो जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैं वो मिनिमम रजीम में आ चुकी है ना, लेकिन SME के केस में अभी भी एक्सपोर्ट्स फाइनल रजीम में जा रही है। अब ये चीज़ अगर आपने क्वेश्चन में असेस ना की कि क्वेश्चन SME का तो नहीं है, तो आपका सारा सवाल अगेन गलत हो जाना है। कि अगर आपने असेस किया कि भाई ये SME नहीं है, क्वेश्चन SME का हुआ, तो आपकी एक्सपोर्ट FTR में जानी थी, आप एक्सपोर्ट को मिनिमम रजीम में ले जाओगे वहां पे। फिर NTR में वहां पे 7.5 या 15% टैक्स का रेट है, ACT भी नहीं लगता, मिनिमम टैक्स भी नहीं लगता SME के केस में। अगर आप उसको अदर देन SME में ले आओगे तो ACT भी लगेगा, मिनिमम टैक्स भी लगेगा, और 29% भी देनी पड़ेगी। तो दोनों केसेस में कैलकुलेशन फर्क हो जाएगी। ठीक है, इसलिए
ये चीज़ भी आपने फौरन उसी वक्त असेस करनी है। क्वेश्चन एसएमई का तो नहीं है, ये एक दो अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन एसएमई का आ गया था, स्टूडेंट ने आंखें बंद करके जो नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन होता है ना वो सॉल्व कर दिया। ये क्लाउड वाला क्वेश्चन है, इसमें एक थिन कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, वो भी हमने नहीं पढ़ा, इस वजह से ये आपसे नहीं होगा। लेकिन ये क्वेश्चन एसएमई का था, ठीक है, इसको फिर उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व हुआ करना है आपने। तो ये एक दूसरा पॉइंट आपके जहन में आ गया। अब मैं वापस इस पे आ जाता हूँ जी। तो क्वेश्चन है जी, अनलिस्टेड कंपनी का जो कि मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, इंपोर्ट भी कर रही है, और सप्लाई एंड ट्रेडिंग भी कर रही है मल्टीपल प्रोडक्ट्स की। एसएल कमेंस्ड इट्स बिजनेस ऑपरेशंस विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 51 million। क्या ये स्मॉल कंपनी हो सकती है जी? ड्यूरिंग द ईयर ही इसने अपने ऑपरेशंस कमेंस किए हैं, लेकिन इसका पेड अप कैपिटल 51 million है। स्मॉल कंपनी हो सकती है जी ये? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है। स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व कितना होना चाहिए ईयर एंड के ऊपर? 50 million होना चाहिए ना। इसका 51 million है, तो ये स्मॉल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऑन April 2024, SL signed an agreement with a renowned multinational company for the distribution of its popular brand of beverages to various wholesalers and departmental stores across the country. Following information has been extracted from SL's records for the year ended March 2025। 1 अप्रैल 2024 से मार्च 2025 जो है ये इसका ईयर एंड है, यानी टैक्स ईयर भी 2025 हुआ। आगे उसने आपको सेल्स की फिगर दी। सबसे इंपॉर्टेंट फिगर न्यूमेरिकल के अंदर जो होती है ना, वो सेल्स का ब्रेकअप होता है। वहां से ये चीज़ असेस होती है कि क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। 156,777 आपकी सेल की फिगर है। अब वो कहता है जी, सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स ऑफ रुपीज 105 million टू लोकल कस्टमर्स अक्रॉस पाकिस्तान। दीज गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड बाय एसएल। एसएल एक अनलिस्टेड कंपनी है जी, पब्लिक, और गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की है उसने। ये इनकम कहाँ पे जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अगर आप, रिगार्डलेस ऑफ कि आप सेल जो है वो विद होल्डिंग एजेंट को कर रहे हैं, यानी प्रेस्क्राइब पर्सन को कर रहे हैं, या अन प्रेस्क्राइब पर्सन को, या नॉन विद होल्डिंग एजेंट को कर रहे हैं, आपकी इनकम जो है वो नॉर्मल रजीम में जाती है। तो ये इनकम आपकी अगेन फौरन आपने लिख लेना, ये एनटीआर में जाएगी, ठीक है। इसका मैं अगर सोल्यूशन भी खोल लूँ, तो ये देखें जी, एनटीआर, ड्यूरेबल गुड्स उसने हेडिंग लगाई ऊपर, और ये सेल्स जो हैं ये आपकी एनटीआर में चलेगी। आगे चलते हैं। आप जब आपने क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ लेना है ना, उसके बाद आपने एक प्रॉपर फॉर्मेट बना लेना है अपने पेपर के ऊपर, जिस तरह मैंने आपको सेल्स टैक्स में समझाया हुआ है। और उसके बाद जब आपने पहले पॉइंट से स्टार्ट करना है ना, तो जिस भी पॉइंट से रिलेटेड उसने इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है वो रेलिवेंट जगह पे इंसर्ट करते जाना है, ताकि जब आपका क्वेश्चन, आप जब यहाँ पे आए ना आखिर पे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया हो, ठीक है, वापस ना आना पड़े आपको किसी भी पॉइंट पे। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर वो कहता है जी, विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड बाय कस्टमर्स अमाउंटेड टू रुपीज 4.2 million। ये कहाँ पे आएगा जी? ये उन्होंने, कस्टमर्स ने आपका विद होल्डिंग टैक्स काटा है, ये आपका टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड में जाके आपने इसको डाल देना फौरन उसी वक्त। ये लेस ऑलरेडी डिडक्टेड, ये आ गया जी। आगे चलते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्यूरेबल गुड्स अमाउंटेड टू रुपीज 53 एंड 9.7 रिस्पेक्टिवली। कि इन ड्यूरेबल गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये कॉस्ट इंकर हुई है। ये क्यों बताई हुई है जी? अब इसका बताएं। कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 105 मिलियन की। अगर तो ये ना बताया होता, आप क्या अज्यूम करते जी? या बाय डिफॉल्ट क्या होना था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो क्या है? कॉमन है, कॉमन एक्सपेंस है। कॉमन एक्सपेंस को हमेशा सेल्स की रेशो पे एलोकेट करते हैं, लेकिन एक्सपेंस की अपोर्शनमेंट के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है कि पहला प्रिंसिपल आपने क्वेश्चन में क्या देखना है, जिसको अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जिसके ऊपर या इग्नोर कर देते हैं,
स्पेसिफिक कॉस्ट को पहले स्पेसिफिक एक्टिविटी में एलोकेट करना है। पीछे जो कॉमन कॉस्ट बच जाएगी ना वो सेल्स की रेशो पे एलोकेट होनी है। तो इसकी वर्किंग आपने साइमल्टेनियसली साथ साथ करते जाना है कि 53 मिलियन और 9.7 जो है ये स्पेसिफिक कॉस्ट है, ये कहाँ पे एलोकेट होगी? ड्यूरेबल गुड्स के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे अगर मैं वापस आऊँ तो ये देंगे, ये 62.9 ये यहाँ पे एलोकेट हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं जी। यहाँ पे जाके पहला पॉइंट खत्म हो गया, यानी एक ही पॉइंट में उसने आपसे टैक्सेशन रजीम भी पूछ ली, उसने आपसे एक्सपेंसेस की अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया, स्पेसिफिक एक्सपेंस भी पूछ लिया, विद होल्डिंग टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी पूछ लिया, और क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से सॉल्व होना है इनडायरेक्ट से वो भी उसने टेस्ट कर लिया। आगे जाते हैं जी। वो कहता है जी सेल ऑफ बेवरेजेस ऑफ ₹32.5 million टू डिपार्टमेंटल स्टोर्स इन सिंध। These beverages were purchased at a cost of ₹28.1 million. Applicable withholding advance slash withholding taxes were duly collected slash deducted at the time of purchase and sale of beverages. Beverages are covered under the fast moving consumer goods. आपने बेवरेजेस को में ट्रेडिंग की है जी, आपने खरीद के, लिखा हुआ है ना डिपार्टमेंटल स्टोर से उसने 25 मिलियन के 28 मिलियन के उसने खरीदे, और खरीद के एज इट इज़ वो बेवरेजेस आगे सेल कर दिए। बेवरेजेस जो हैं वो एफएमसीजी में आते हैं। अब अगर आप लिस्ट अनलिस्टेड कंपनी है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनकम कहाँ पे जाएगी जी? मिनिमम रजीम, क्योंकि क्यों मिनिमम रजीम में जाएगी? आपकी विथ होल्डिंग हुई हुई है, ठीक है, ये बात उसने लिखी, वरना नहीं जानी थी मिनिमम रजीम में। यही क्वेश्चन अगर लिस्टेड कंपनी का होता तो ये इनकम कहाँ पे जानी थी? एनटीआर में, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कंपनी का स्टेटस क्या है उसके ऊपर सारी रजीम डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि हमने बात पढ़ी हुई है कि लिस्टेड कंपनी अगर ट्रेडिंग करेगी, चाहे वो प्रेस्क्राइब को सेल करे चाहे वो नॉन प्रेस्क्राइब को सेल करे, इनकम जो है वो नॉर्मल रजीम में जाती है। तो ये इनकम आपकी, या ये सेल्स जो हैं ये आपकी मिनिमम रजीम में चली जाएंगी। बेवरेजेस आपने खरीदी हैं 28 मिलियन की, अगेन ये स्पेसिफिक कॉस्ट है, ये कॉस्ट यहाँ पे एलोकेट हो जाएगी। अब जरा हम एडवांस टैक्सेस की बात करते हैं जी। और एफएमसीजी के ऊपर विद होल्डिंग का क्या रेट है जी? 0.25, ठीक है। तो 0.25 के ऊपर मिनिमम रजीम में जानी है, ठीक है। अब आपके, वो कह रहा है जी जो भी एडवांस टैक्सेस थे या विदहोल्डिंग टैक्सेस थे सेल के ऊपर भी और परचेज के ऊपर भी, वो कट चुके हैं। पहले हम सेल की बात कर लेते हैं। जब आपने सेल की 32.5 मिलियन की कस्टमर को, तो कस्टमर ने आपका टैक्स काटा होगा ना, जो आपका एडवांस टैक्स है, वो अब आपको ऑलरेडी डिडक्टेड में क्लेम करना है ना। वो कितना होगा जी? 32.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 अगर आप करेंगे तो आंसर सही आएगा या गलत आएगा? कुछ सोच के बताएं। गलत आएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि विद होल्डिंग किस अमाउंट पे होती है? उस अमाउंट पे होती है विच इज इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। तो सेल्स तो हमेशा एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स होती है ना बुक। तो 32.5 मिलियन की जो सेल्स हैं ये एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है। आपने इसके ऊपर सेल्स टैक्स भी लगाया होगा ना 18%। तो 32.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1.18 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 निकालने कितना आया? ये वो विद होल्डिंग है जो उसने की होगी। ये देखें, ये नीचे आ रही है। यहाँ तक बात क्लियर है जी? आगे चलें। अच्छा, अब वो कहता है जी इस पैराग्राफ को गौर से पढ़ें कि जो आपने परचेजेस की हैं ना उसके ऊपर भी विदहोल्डिंग हुई हुई है, आपसे कलेक्ट हुई हुई है। उसने लिखा हुआ है एप्लीकेबल एडवांस स्लैश विदहोल्डिंग टैक्सेस वर ड्यूली कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड। का मतलब तो समझ आ गया कि जब आपने सेल की, कस्टमर ने टैक्स काट लिया, लेकिन जब आप परचेज करते हैं, क्या आपका सप्लायर आपसे कोई टैक्स कलेक्ट करता है? सोचें गौर से, सेल्स टैक्स में भी ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी। करता है जी? कौन से वाला? हाँ, 236G और H वाला, ठीक है। अब आप रिटेलर तो है नहीं, आप तो इन प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं या डीलर हैं, और ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपने जब खरीदी होंगी 28 मिलियन की किसी भी मैन्युफैक्चरर से,
उसने आपको 236G का टैक्स लगाया होगा। 236G का रेट क्या है जी? ये ना मैंने इस टर्नओवर वाले सेक्शन में ना 236G और एच दोबारा से दिया हुआ, ये देखें। मैन्युफैक्चरर एंड कमर्शियल इंपोर्टर ऑफ ऑल सेक्टर्स, ये ऑल सेक्टर्स इस दफा बजट में आया है, पहले इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स थे, अब सारे सेक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेल आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एडवांस टैक्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर ऑन सेल वैल्यू एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ एक्टिव एंड 2% इन केस ऑफ नॉन एक्टिव टैक्स पेयर्स, ठीक है। दिस इज द टैक्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और होलसेलर विच विल बी एडजस्टेबल बाय देम अगेंस्ट देयर लाइबिलिटी। यानी आप जब परचेज करते हैं, मैन्युफैक्चरर या कमर्शियल इंपोर्टर जब आपको सेल करता है तो आपसे जो टैक्स लेता है ना, वो आपका टैक्स है, जमा वो कराता है, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट आपको मिलेगी। तो अब आपने जब ये बेवरेजेस खरीदी होंगी तो उसने आपसे टैक्स 0.1% कलेक्ट किया होगा ना, तो वो आपका टैक्स है ना, आपको अपनी लाइबिलिटी से उसको एडजस्ट करना है। तो वो कैलकुलेट करें, क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि वो कलेक्ट हुआ हुआ है आपसे, तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। वो 28.15 मल्टीप्लाइड बाय 18%, 1.18% सेल्स टैक्स भी तो लगना ना इस पे, और उसका 0.1% ले जी, कितना आया? ये आना चाहिए, ये 332, ये वाला। ये देखें, ये उसने इसका क्रेडिट लिया हुआ है यहाँ पे नीचे। यहाँ तक बात क्लियर होगी है जी, आगे चलें, या कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो इसमें आप देख लें, उसने अब सेल मिनिमम रजीम वाली बात भी पूछ ली, उसने एफएमसीजी वाला पॉइंट भी टेस्ट कर लिया, उसने एक्सपेंस की पोर्शनमेंट वाला पॉइंट भी टेस्ट कर लिया, और उसने 236G और एच भी टेस्ट कर लिया एक ही पॉइंट के अंदर, ठीक है। और विद होल्डिंग जो है वो इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स होनी है या नहीं होनी, वो भी टेस्ट कर लिया। हाँ, दोनों में से आपको एक ही हो सकते हैं ना, या आप रिटेलर होंगे या आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, दोनों तो नहीं हो सकते ना। अगर आप रिटेलर होते तो 236H लग जाना था, ठीक है। फिर रिटेलर के केस में 236H जो है उस पर ये रेट है जी, 0.5% है ये। Every manufacturer, distributor, dealer, wholesaler, or commercial importer of all sectors at the time of sale to retailers shall collect advance tax at the rate of 0.5% in case of active and 2.5% in case of non-active. This tax is the tax of the retailer which will be adjustable by him against his tax liability, ठीक। अगर क्वेश्चन में ये बताया होता कि ये बंदा जो है ये मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर है, और ये वाले जो बेवरेजेस वगैरह हैं ये इसने अपने रिटेल आउटलेट से बेचे हैं, तो फिर मैन्युफैक्चरर ने या डीलर ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने जब आपको सेल की होगी आपसे मतलब सोबर लिमिटेड को, तो उससे 0.5 काटा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब आप रिटेलर नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। वो कह रहा है जी, सेल ऑफ पेंट ऑफ ₹9.6 million इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। इट वॉज लोकली परचेज एट अ होलसेल प्राइस ऑफ ₹6.9 million फ्रॉम अ कमर्शियल इंपोर्टर इन लाहौर। This product was sold to registered retailers in the same condition as they were when purchased. The retailers are registered under the Sales Tax Act 1990 having a turnover of greater than 100 million. No withholding tax was collected slash deducted at the time of purchase and sale of paint. अब जरा इसकी तरफ आ जाएं जी। अब देखें, एक ही पॉइंट में उसने 6-7 चीज़ें टेस्ट कर ली हैं। पेंट आपने सेल किया 9.6 मिलियन का, जिसमें 18% सेल्स टैक्स भी शामिल है। तो सेल्स आपकी इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स होंगी या एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स होंगी जी? एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, ठीक है। इसमें से सेल्स टैक्स को माइनस करें, 9676 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 118, कितनी आई सेल? ये आनी चाहिए जी 8.2 मिलियन, ये आ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आपने किया क्या जी, इसकी रजीम को असेस कर लेते हैं। कमर्शियल इंपोर्टर से ये गुड्स आपने खरीद के एज इट इज आगे सेल कर दी हैं। क्या कर रहे हैं जी आप इसके अंदर? ट्रेडिंग कर रहे हैं। जिनको बेची हैं जी वो रिटेलर्स थे, और वो वाले रिटेलर्स थे जिनकी टर्नओवर जो है वो 100 मिलियन से ज्यादा है। इसका मतलब है वो रिटेलर्स क्या थे जी? क्यों बताई हुई ये बात? वो रिटेलर्स जो थे वो प्रेस्क्राइब पर्सन थे, विद होल्डिंग एजेंट थे।
अगरचे उन्होंने आपका टैक्स नहीं काटा गलती से, लेकिन वो विथहोल्डिंग एजेंट तो थे ना। जब वो विथहोल्डिंग एजेंट थे, आप जब सेल करेंगे उनको तो आपकी इनकम कहाँ पे जाएगी जी? मिनिमम रजीम में जाएगी, ठीक है। ये इनकम आपकी मिनिमम रजीम में जानी थी। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था ना, कि जिसको आप सेल कर रहे हैं वो अगर विथहोल्डिंग एजेंट है, रिगार्डलेस के वो आपका टैक्स काटता है नहीं काटता। बाज दफा कुछ लोग गलती से नहीं काटते टैक्स, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इनकम एनटीआर में चली जाएगी, क्योंकि लॉ में जो वर्ड लिखा हुआ है ना, वो डिडक्टेबल का वर्ड लिखा हुआ है, डिडक्टेड का वर्ड नहीं लिखा हुआ। डिडक्टेबल का मतलब कि इस सेल के ऊपर जो भी टैक्स आपका बनता था वो मिनिमम रजीम में चला जाएगा। अब उसने काटा है तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, नहीं काटा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे उसने टैक्स काटा ही नहीं आपका, तो आप ऑलरेडी डिडक्टेड में क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन इनकम आपकी मिनिमम रजीम में जाएगी। ये इनकम आपकी मिनिमम रजीम में चली गई। ये आपने 6.9 मिलियन के ऊपर खरीदी हुई थी, 6.9 मिलियन आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है। लेकिन मसला इसके अंदर ये है कि जब आपने परचेज की है और सेल की है, कोई भी होल्डिंग नहीं हुई। अब आप अगर कमर्शियल इंपोर्टर से गुड्स खरीदेंगे 6.9 मिलियन की, और पेमेंट करते हुए उसकी विद होल्डिंग नहीं करेंगे, तो हमने पढ़ा हुआ है कोई भी एक्सपेंस जिस पे विद होल्डिंग करनी होती है, आप अगर नहीं करेंगे एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पॉइंट उसने टेस्ट किया हुआ है, उसकी जो एक्सेप्शंस अभी कल परसों ही हमने पढ़ी है ना, उसमें से एक पॉइंट टेस्ट किया हुआ है। वो पॉइंट क्या है कि कमर्शियल इंपोर्टर से जब आप गुड्स परचेज करते हैं, कमर्शियल इंपोर्टर की विद होल्डिंग रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके इंपोर्ट स्टेज पे ही 5.5% या 6% जो टैक्स होता है वो मिनिमम हो जाता है। तो ये इनकम आपकी मिनिमम रजीम में जाएगी, ये एक्सपेंस भी आपको अलाउ हो जाएगा 6.9 मिलियन का, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमने पढ़ ली। आखिरी चीज़ कि ये सेल आपने की है रिटेलर्स को, और देखिए उसने क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है कि ना तो कोई विद होल्डिंग हुई है कोलेक्ट, ना ही डिडक्ट हुई है। तो जो आपकी आपकी टैक्स डिडक्शन नहीं हुई वो तो ठीक है, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपने रिटेलर को सेल की, आप डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर थे, आपने रिटेलर को सेल की, क्या आपने रिटेलर से विद होल्डिंग करनी थी जी? ये वाला पॉइंट जो हाईलाइट किया हुआ मैंने, आपने रिटेलर से विद होल्डिंग करनी थी जी? बिल्कुल करनी थी। कितने परसेंट करनी थी? 0.5। आपने नहीं की, तो ये टैक्स भी आपको देना पड़ेगा ना खुद से। विद होल्डिंग ना करने की 4 एप्लीकेशन हमने पढ़ी हुई है ना। तो ये आपका एक्सपेंस तो है नहीं, ये तो आपकी सेल है। एक्सपेंस तो डिसअलाउ नहीं हो सकता, लेकिन जो टैक्स बनता था वो आपसे रिकवर होगा ना, अलॉन्ग विद डिफॉल्ट चार्ज एंड पेनल्टी। समझ आ गई जी बात की? तो ये टैक्स भी आपने अपनी लायबिलिटी में ऐड करना है। अगर आप इसके आंसर पे जाएंगे तो ये देखिएगा एंड पे उसने ऐड किया होगा। ये देखें, नहीं सॉरी ये नहीं है ये। न्यूमेरिकल में डिफॉल्ट से चार्ज वगैरह या पेनल्टी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाल बता, अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाए ना, उसमें आप बता सकते हैं कि इस पे पेनल्टी और डिफॉल्ट भी लगेगी। न्यूमेरिकल में बस मेन टैक्स कैलकुलेट कर देना, ठीक है। ये देखें, ये टैक्स नॉट कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ रिटेलर्स, ऑन सेल ऑफ पेंट टू रिटेलर्स 9676, चूंकि ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है, तो इसके ऊपर आपने 0.5 लगा देना, ठीक है। ये वो टैक्स है जो आप कलेक्ट नहीं कर सके, ये एफबीआर आपसे रिकवर करेगा। तो आपकी जो भी एंड पे लायबिलिटी बन रही होगी उसमें ये ऐड हो जाएगा, ठीक है? अगर रिफंड बन रहा है तो उसमें से ये आपका माइनस हो जाएगा, आपका रिफंड कम हो जाएगा, ठीक है जी। और ऊपर अगर जाके देखें तो ये देखें, ये इनकम उसने मिनिमम रजीम में डाल दी, ये सेल डाल दी, ये कॉस्ट ऑफ सेल डाल दी, और ये आपका जीपी आ गया। यहाँ तक कोई सवाल है जी किसी का? आगे चलता हूँ जी मैं। वो कह रहा है जी, सेल ऑफ केन्ड फूड आइटम्स ऑफ 7 मिलियन by the canteen of large corporate houses in KPK. Applicable taxes were duly deducted by respective corporate houses at the time of payment. SL purchased vegetables, live fowls, eggs, and fresh milk for processing canned food from a farm in Balochistan. These items were purchased at rupees 5.4 million. Other processing cost incurred in this regard amounting to rupees 1.9 million. SL made full payment without deduction of withholding tax. अब सबसे पहले रजीम डिटरमिन करनी है जी। उसने केन्ड फूड बेचा है, केन्ड फूड की प्रोसेसिंग की है, अंडे और वेजिटेबल्स और दूध वगैरह खरीद के। तो ये इनकम, ये क्या एक्टिविटी है जी उसकी? ट्रेडिंग कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है। ये इनकम आपकी एनटीआर में चली जाएगी, ठीक है, पहली चीज। कॉस्ट उसने आपको बता दी कि ये आपने 5.4 और 1.9 मिलियन के खरीदे हैं, ये सारे अंडे शुंडे और जो भी चीज़ें हैं।
अंडे कह रहा हूँ, दूध वगैरह, हाँ अंडे भी हैं इसमें तो। लेकिन आपने विद होल्डिंग नहीं की पेमेंट करते हुए, आपकी विद होल्डिंग हो गई है। ये इसकी बताई करता हूँ, मारता हूँ उसको। बताएं जी। ये हमने बात पढ़ी थी ना कि ये जो लाइव एनिमल्स हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस पर विद होल्डिंग रिक्वायर्ड ही नहीं होती। ठीक है, तो आपको एक्सपेंस नोटिस अलाउ नहीं होगा। और जो आपकी विद होल्डिंग हुई हुई है उसका क्या मिलेगा आपको, और क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इनकम आपकी एनटीआर में चली गई। ये आपकी कॉस्ट आ गई 7.3। 7 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1.8। सॉरी, इस पे तो विद होल्डिंग है ही नहीं। ये 5%। केन फूड के ऊपर 5% है ना विद होल्डिंग। 4,13,000 आपका ऑलरेडी डिडक्टेड में आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है जी किसी का भी? ये 4,13,000 कैसे निकला है? 7 मिलियन को 18% से मल्टीप्लाई करें और फिर 5% लें। आगे चलें जी। अगला पॉइंट है जी, रिसीट ऑफ रुपीज। नहीं, सेल्स तो आपकी हमेशा एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स बुक होती हैं। लाइबिलिटी जब आपने कैलकुलेट करनी होती है तो लाइबिलिटी मिनिमम रजीम में भी आपने जो मिनिमम टैक्स है आपका वो इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स आपने कंपेयर करना होगा। अभी कैलकुलेशन करेंगे ना लाइबिलिटी की तो फिर आपको समझ आ जाएगी जी। रिसीट ऑफ रुपीज 3.75 इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ कैनिंग प्रोसेस फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड फॉर अ कंपनी इन मैक्सिको। द entire amount was received in US dollar in Pakistan through normal banking channel. Expenditure incurred on remote monitoring of the canning process amounted to rupees 1.2 million and was booked as a part of the admin expenses. No other expense was incurred in this regard. रिमोट मॉनिटरिंग अगर आप कर रहे हैं ऑनलाइन बैठ के किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस की, कहाँ पे आएगी जी, किसमें फॉल करेगी? आईटी एंड आईटी अनेबल्ड सर्विसेज में फॉल कर जाएगी ना। और आईटी और आईटी अनेबल्ड सर्विसेज किस रजीम में जाती हैं जी? यानी मोरक्को में प्रोडक्शन हो रही थी, आप ऑनलाइन बैठ के उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो आईटी अनेबल्ड में ये एफटीआर में चली जाएंगी। ठीक है, 3.7 जो है ये आपकी एफटीआर में चला जाएगा। 1.2 मिलियन इसकी कॉस्ट है जो उसने गलती से एडमन में बुक की हुई है, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ सेल में आएगी। तो ये देखें जी, ये एफटीआर। अब आपके पास तीन तरह की रजीम्स आ गई हैं जी। एक, दो रजीम्स एनटीआर हैं, दो मिनिमम रजीम्स हैं और एक एफटीआर है। ठीक है, अच्छा अब एक गलती जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं ना, यहाँ तक आके सेल का ब्रेकअप खत्म हो गया है। यहाँ देखें, आगे एडमन एंड सेलिंग आ गए हैं। असल पॉइंट होता ही सेल और कॉस्ट ऑफ सेल का है, बाकी तो एक्सपेंसेस की होती है ना थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे उसने कहा जी सेल्स इंक्लूड 156 मिलियन की टोटल सेल्स हैं। पांच उसने आगे पॉइंट्स दे दिए। आप स्टूडेंट क्या करेंगे, वो फौरन अगले पॉइंट पे चले जाएंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कोई बैलेंसिंग फिगर निकला है। वैसे तो निकलेगी नहीं क्योंकि इंक्लूड का वर्ड है, लेकिन आपने रीचेक जरूर करना है। 156 मिलियन, 105, 32, 9.6, 7 मिलियन और 3.7 मिलियन। इन सबको अगर आप ऐड करें तो देखिए 156 ही आना चाहिए। आ रहा है 156। इंक्लूड का वर्ड है तो आएगा 156 ही। लेकिन अगर ना आता 150, फुल एक्स पर 150 मिलियन आ जाता, तो जो बाकी की बैलेंसिंग फिगर थी वो कहाँ जानी थी जी? हाँ, अगर क्वेश्चन में किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बताया हुआ तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी इनकम रजीम है वो एनटीआर है, नॉर्मल रजीम है। ठीक है, तो इनकम नॉर्मल रजीम में जानी थी। ठीक है जी, यहाँ पे ओबसली पूरा हो जाएगा। इसी तरह आप कॉस्ट ऑफ सेल की अगर हम बात कर लूँ तो पांचों पॉइंट्स के अंदर उसने कॉस्ट ऑफ सेल स्पेसिफिक बताई हुई है, लेकिन आपने रीचेक करना है कि भाई कोई बैलेंसिंग फिगर तो नहीं बच रही। अगर तो कोई बैलेंसिंग फिगर बच रही है तो उसका मतलब क्या है कि वो जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो क्या है जी? वो कॉमन कॉस्ट ऑफ सेल है। और वो किसके ऊपर एलोकेट होनी है पांचों एक्टिविटीज के अंदर? सेल्स की रेट वो पांचों एक्टिविटीज में एलोकेट होनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में जहां तक मुझे याद पड़ता है वो भी नहीं आ रही। इन पांचों को जब आप ऐड करते हो तो 106 450 पूरा हो जाता है। ये 106 450 इस वजह से हो रहा है कि ये जो 1.2 मिलियन आखिर में बताया हुआ है ना, वो तो एडवांस में बुक हुआ हुआ है ना, होना कॉस्ट ऑफ सेल में चाहिए था। तो एक 1.2 को अगर आप निकाल दो 106 में से तो ये पूरा पूरा आ जाएगा।
इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल भी स्पेसिफिक थी, और सेल्स भी सिर्फ ये 5 पॉइंट्स ही थे। तो यहाँ तक आपका तकरीबन आधा सवाल हो गया जी। सेल्स कंप्लीट हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंप्लीट हो गई। बाकी का जो पॉइंट्स है ना वो इंशाल्लाह कल करते हैं। यहाँ तक मेन सवाल यहाँ तक ही था। ठीक है, बाकी आगे आसान है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का, या कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं जी। देखिए ना, कुछ एस आर ओज पुराने हैं, वो एफबीआर ने अभी तक चेंज नहीं किए, लेकिन जब सेल्स टैक्स का स्टैंडर्ड रेट 17 से 18 हो गया है तो वो भी 18 हो जाएगा ना। वो तो उस वक्त था जब स्टैंडर्ड रेट 17 था। तो अब स्टैंडर्ड रेट 18 हो गया तो वो 18 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट या ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, बाकी की बातें कल होती हैं। अल्लाह हाफिज़।